वेलकम बैक। मैं हूं अक्सा और आप देख रहे हैं यूएक्स डिज़ाइन मास्टरी कोर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूआई प्रिंसिपल स्टार्ट किया थे और पहले 4 प्रिंसिपल हमने डिस्कस भी कर लिए थे, जिनमें है कॉन्ट्रास्ट, रेपिटेशन, अलाइनमेंट्स एंड प्रॉक्सिमिटी। हमने डिस्कस किया था कि ये हैं क्या और इनको हम अपने डिज़ाइन में किस तरह से जज कर सकते हैं और इनको कैसे यूटिलाइज़ करके अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 यूआई प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, जो कि है बैलेंस, स्पेसिंग, प्रोपोर्शन एंड हायरार्की। इन यूआई प्रिंसिपल्स को किस तरह से अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं और अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। आपने इन यूआई प्रिंसिपल्स को अपने डिज़ाइन में नोटिस करना है और इस तरह से यूज़ करना है कि आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगे। वो तो ऑटोमेटिकली जब आप इन यूआई प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपका डिज़ाइन निकल के आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस की। जैसे कि नाम से शो हो रहा है बैलेंस, आपका डिज़ाइन बैलेंस होना चाहिए। सो बेसिकली बैलेंस इज़ रेफर टू द डिज़ाइन विदाउट डिस्ट्रैक्शन। जब आप बैलेंस को यूज़ करेंगे तो आपका डिज़ाइन डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, यूज़र की आई कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही होगी, सारा डिज़ाइन एक जैसा लगेगा और कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द डिज़ाइन है, यानी कि आपका डिज़ाइन बैलेंस लगेगा। सो बैलेंस डिज़ाइन कैन एम्फसाइज एनी स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक CTA ड्रॉ करते हैं, तो CTA पर एम्फसाइज तो हो रहा होगा लेकिन यूज़र की आई डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आपका डिज़ाइन स्टेबल दिखता है। दूसरा ये कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और तीसरा ये कि यूज़र की आई को वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लगता है। देखिए, प्लीजेंट लगना, वो खुशगवार लगना एक बहुत ही प्राइमरी चीज़ है यूआई डिज़ाइन में। सो बैलेंस आप किस तरह से कर सकते हैं? बैलेंस करने के लिए आपका जो डिज़ाइन है वो प्राइमरी और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों तरीक़ों से बैलेंस होना चाहिए। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जब आप एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो मेन फंक्शनैलिटी जो आप ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन बैलेंस होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि आप अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो सेकेंडरी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आप शेप्स यूज़ कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में या वेव्स यूज़ कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो उससे भी आपका जो डिज़ाइन है वो बैलेंस दिखना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये डिफरेंट है आपके डिज़ाइन से। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी प्रॉक्सिमिटी के रूल में, अब हम इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। ये एक डिज़ाइन है, एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन है। इसमें देखें कि यूज़र ने बैलेंस यूज़ किया है या नहीं। देखिए, उसने बैलेंस यूज़ नहीं किया, ये हमें पता नहीं चल रहा। उन्हें हेडिंग के लिए भी सेम कलर यूज़ किया है, उन्हें बॉडी टेक्स्ट के लिए भी सेम कलर यूज़ किया है, उसने CTA के लिए भी कलर यूज़ किया है। देखिए, कलर जो होता है ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो प्राइमरी होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो सेकेंडरी होता है वो उससे कम होता है, और जो टर्शियरी होता है वो बहुत ही कम यूज़र की आई को एक जगह फोकस करवाने के लिए टर्शियरी कलर यूज़ होता है, वो स्पेशली CTAs में यूज़ होता है। तो इसने वो कलर्स वगैरह यूज़ नहीं किए, उसने सारा कुछ ही एक जैसा रख दिया। मतलब उसने बैलेंस नहीं रखा, उसने बैलेंस नहीं किया चीज़ों को कि ये बॉडी टेक्स्ट है, ये हेडिंग है, ये मैं यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में बता रहा हूँ, उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से डिज़ाइन बहुत ही बोरिंग लग रहा है। ये इसको अट्रैक्टिव बना सकता था, जैसे मैंने बात की हेडिंग को चेंज करके, इसके कलर्स को चेंज करके और कुछ शेप्स वगैरह यूज़ करके वो इस डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर सकता था। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये देखें कि बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल है, उसने किस तरह से यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है चीज़ों को। जैसे उसने यहाँ पर ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर्स देखे, उसने कितने प्यारी तरह से कलर्स यूज़ किए हैं। उसने CTA इस पूरी स्क्रीन पर देखे, उसने ब्लू कलर सिर्फ वहाँ यूज़ किया है जहाँ पर वो यूज़र की आई को एम्फसाइज कराना चाहता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही यूज़र की आई। आप देखें कि यहाँ पर उसने किस तरह से हेडिंग का टेक्स्ट दिया है, उसके बाद बॉडी टेक्स्ट का उसने कलर भी चेंज किया है, साइज भी चेंज किया है, यानी कि उसने चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है। तो आपने भी अपने डिज़ाइन को इस तरह से बैलेंस रखना है कि यूज़र की आई को पता चले, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो पहले सोच में ना पड़े कि ये है क्या चीज़। अब आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आप इस वेबसाइट में देखें किस तरह से डिज़ाइनर ने सब कुछ बैलेंस रखा हुआ है। सबसे पहले ये एक मेन हेडिंग उसने दिखाया हुआ है कि ये हेडिंग है, उसने उसको बोल्ड किया हुआ है, उसको उसने ये पता चल रहा है यूज़र को कि ये बोल्ड है, तो ये हेडिंग है। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट, उसके बाद CTAs,
बेशक यहाँ पर वो CTA पे एम्फोसाइज कर रहा है, CTA निकल के आ रहा है क्योंकि उसने उसको डार्क कलर किया हुआ है, लेकिन यूज़र की आई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, उसको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखें अबाउट में उसने किस तरह से यहाँ पर बॉक्सेस बनाए हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं और जो प्राइमरी चीज़ें हैं, देखिए दोनों में एक बैलेंस है, कलर से उसने बैलेंस बनाया हुआ है। इस डिज़ाइन में कहीं पे भी वो रेड कलर यूज़ कर देता है ना, तो वो डिज़ाइन की जो डिज़ाइन की वो फील है उसको ख़त्म कर देता है, बैलेंस की जो नेचर है वो ख़त्म कर देता, यानी कि डिज़ाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, ये होता है बैलेंस। उसके बाद सेकंड है स्पेस। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि इंटेंशनली यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी पर्सन से पूछते हैं ना कि 1 and 1 कितने होते हैं, 1 + 1, वो कहेगा 2। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर से पूछेंगे 1 + 1 कितना होता है, तो वो कहेगा 3, क्योंकि उसके अंदर स्पेस भी मौजूद होती है। तो यही सीन है यहाँ पर कि जो स्पेस होती है वो इंटेंशनली यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यानी स्पेस को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम डिज़ाइन को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जो यूज़र की आई है वो जल्दी स्कैन होगी, और इसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो स्पेसिंग को हम वाइट स्पेस भी कहते हैं और नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। सो स्पेस इज़ यूज्ड टू मेक थिंग्स ब्रीथेबल। चीज़ों को हम खोलने के लिए, उनको ब्रीथेबल बनाने के लिए भी स्पेस यूज़ करता है, एंड इजी टू कैच एंड विदाउट फ्रस्ट्रेशन यूज़र को डिज़ाइन समझ में आता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। तो बेसिकली ये एक वेबसाइट है। देखें यहाँ पर उसने डिज़ाइनर ने बिल्कुल भी स्पेसिंग का इस्तेमाल नहीं किया, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है और यहाँ पर ब्रीथेबल नहीं है। अब यूज़र इसको जो डिज़ाइनर है वो किस तरह से इसको अट्रैक्टिव बना सकता है, वो यहाँ पर इसको लाइक जो पीछे मेरे प्रिंसिपल्स की बात किया है, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट्स, उन तमाम चीज़ों को यूज़ करके, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है स्पेसिंग। जब यूज़र यहाँ से इसको नीचे कर देगा, डिज़ाइनर इसको नीचे कर देगा तो, और ऊपर से थोड़े ब्रीथेबल बना देगा, इनके दरम्यान में स्पेसिंग ले आएगा, इवन के जो कार्ड्स के अंदर की टेक्स्ट है इनके अंदर स्पेसिंग लाएगा तो डिज़ाइन अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, स्पेसिंग इस कदर मैटर करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डिज़ाइन ब्रीथेबल हो, यूज़र को फ्रस्ट्रेशन ना फील हो रही हो जब वो आपके डिज़ाइन पे जंप करता है। फॉर एग्जांपल ये एप्पल की साइट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एप्पल किस तरह से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से वो स्पेसिंग का यूज़ करता है और कितनी एक उनकी वेबसाइट अट्रैक्टिव होती है। तो बेसिकली इनका मेन फंक्शन ही स्पेसिंग है, और स्पेसिंग को इस तरह से उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले ये हीरो सेक्शन है, यहाँ पर उन्होंने जो मेन फोकस है वो सबसे पहले इस इलिस्ट्रेशन पे करवाया हुआ है, देन यहाँ पर इसकी मेन हेडिंग पे फोकस जा रहा है, और उसके बाद बॉडी टेक्स्ट पे जा रहा है, और जो सबसे कम फोकस इन्होंने डाला हुआ है वो शॉप नाउ के बटन पर डाला हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए कितनी ज़्यादा स्पेसिंग रख के डिज़ाइन को ब्रीथेबल बनाया हुआ है, और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर डिज़ाइनर ने किस तरह से स्पेसिंग को यूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पर उसने यहाँ पर जो टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट और जो CTA है उनके अंदर स्मॉल स्पेसिंग रखी है, और इस एरिया के बाद यहाँ पर जो उसने नीचे स्टेप्स बताए हैं उनके दरम्यान में स्पेसिंग रखी है, जस्ट बिकॉज वो चाहता है कि चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट लगे, हमारा डिज़ाइन ब्रीथेबल लगे। इसी तरह उसने बाकी के सारे एलिमेंट्स में भी इसी तरह से स्पेसिंग यूटिलाइज किया। तो स्पेसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट UI प्रिंसिपल्स जिसको आपको फॉलो अप करने की ज़रूरत है, और अगर आप अपने डिज़ाइन में स्पेसिंग नहीं लाएंगे तो आपका डिज़ाइन ब्रीथेबल लगेगा, यूज़र को फ्रस्ट्रेशन होगी आपकी साइड पे आते हुए। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 7th प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन होता क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। प्रोपोर्शन इज रेफर टू द हार्मोनियस रिलेशनशिप। प्रोपोर्शन नाम है कंसिस्टेंसी का, क्या आपके डिज़ाइन में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। So proportion is referred to the harmonious relationship between different elements, greater visual consistency, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। So ये proportion, ये consistency हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं और वहाँ पर आप जो हेडिंग है उसका साइज़ रख रहे हैं 48, तो आपने
उस 48 को, उस हेडिंग को ओवरऑल सारे डिज़ाइन में यूटिलाइज़ करना है। इसी तरह जब आप डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड करते हैं, आने वाली वीडियो में हम डिज़ाइन सिस्टम भी बिल्ड करेंगे, तो जब हम डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड करते हैं तो हम एक डेफिनेट साइजेस प्लान करते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रखते हैं ताकि ओवरऑल हमारे डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी रहे। सो प्रोपोर्शन इज़ डिफाइंड इन साइजेस, स्केल्स, स्पेस एंड ब्रांड सिस्टम्स। ओके, तो प्रोपोर्शन कंसिस्टेंट का नाम है। हमने ओवरऑल सारे डिज़ाइन को कंसिस्टेंट रखना है। इसकी छोटी सी छोटी चीज़, इवन कि जो टेक्स्ट के जो लाइन हाइट होती है, दो लाइंस के दरम्यान में जो हाइट होती है, वो लाइन हाइट भी इक्वल होनी चाहिए। आपकी जो कैर्निंग, लेटर स्पेसिंग, वेट्स, लाइक टेक्स्ट में छोटी से छोटी चीज़ भी कंसिस्टेंसी के साथ ओवरऑल सारे डिज़ाइन में अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद है आपने जब कंसिस्टेंसी बिल्ड कर लेनी है अपने डिज़ाइन में, तो आपने एक आई टेस्ट करना है। डिज़ाइन को बड़ा छोटा करके देखना है कि क्या इसमें कंसिस्टेंसी है, क्या इसके सारे प्रोपोर्शन इक्वल दिख रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। लाइक ओवरऑल जब एक डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी होती है ना, तो वो डिज़ाइन ही निकल के आता है, वो डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो ये है प्रोपोर्शन। ये एक एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन की। यहाँ पर आप देखिए, इसको स्टडी करें, इसमें क्लाइंट ने किस तरह से प्रोपोर्शन को यूटिलाइज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए ना कि उसने किस तरह से, अगर उसने यहाँ पर नंबर्स का जो साइज़ रखा हुआ है वो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, नहीं सेम रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक डिफरेंट एरिया और वो यहाँ पर इसकी एम्फसाइज़ करना चाह रहा है, इसलिए उसने इसका साइज़ बड़ा रखा है। ओवरऑल जो बॉडी का साइज़ होगा वो एक जैसा रखेंगे ताकि डिज़ाइन में एक प्रोपोर्शन रहे और आपका डिज़ाइन ओवरऑल कंसिस्टेंट दिखे। अब ये एक और मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप देखें किस तरह से उसने जो साइजेस है उनको कंसिस्टेंट रखा हुआ है, उन्होंने कलर्स किस तरह से यूज़ किए हैं और बाकी सारे इसकी स्पेसिंग, इसके अलाइनमेंट्स, इसके ग्रिड सिस्टम किस तरह से उसने कंसिस्टेंट रखा है, जिसकी वजह से डिज़ाइन अट्रैक्टिव भी फील हो रहा है, इजी टू आई भी फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। जस्ट बिकॉज कि उसने एक तो यहाँ पर स्पेसिंग का यूज़ किया है, दूसरा उसने प्रोपोर्शन का ख्याल रखा हुआ है। ठीक है, और हमारा 8th प्रिंसिपल है हायरार्की। जैसे कि हायरार्की नाम से पता चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इजी यूआई प्रिंसिपल्स हैं और ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको अपनी रियल लाइफ में भी फील होंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उस टू डू लिस्ट बनाते टाइम आप ये चीज़ देखेंगे कि कौन सा काम मैंने पहले करना है, कौन सा काम मैंने बाद में करना है। इसी तरह डिज़ाइन में भी वो हायरार्की होती है। आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी होती है, कौन सी चीज़ पहले हमने अरेंज करनी है, कौन सी चीज़ हमने बाद में अरेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं और क्या आप इस तरह करोगे कि हीरो सेक्शन के बाद आप फ़ौरन से फुटर लगा दो? नहीं। आप ये चाहोगे कि टॉप पे फुटर आना चाहिए? नहीं। तो ये एक हायरार्की होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ दुनिया के रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो अप करने होते हैं। ठीक है, तो hierarchies refer to the arrangement of the elements in a way that communicate according to the importance. Hierarchy is basically the order of elements. जिस चीज़ को आप जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे वो सबसे पहले आप वो काम करोगे, सबसे पहले वो चीज़ आप करोगे। सो बेसिकली हायरार्की अब यूज़ कहाँ पे होती है? एक जब हम एलिमेंट्स को रिपीट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम हायरार्की यूज़ कर सकते हैं। इन टेक्स्ट, फॉर्म्स, शेप्स, कलर्स, वहाँ पर हम हायरार्की यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम जब एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर रहे हैं, यूज़ ग्रुपिंग टू अचीव हायरार्की, तो वहाँ पर भी हायरार्की यूज़ हो जाती है। तो यहाँ इस तरह से इन तमाम यूआई एलिमेंट्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर अब आप देखें कि किस तरह से उसने हायरार्की बिल्ड की हुई है और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप इस डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये डिज़ाइन जो है ना, इसमें सबसे पहले उसने जो हायरार्की रखी हुई है, सबसे मेन फोकस उसने इसकी हेडलाइन को दिया हुआ है जो कि अलाइन ही नहीं है, और दूसरी चीज़ इसने इसके बॉडी टेक्स्ट है, और तीसरी चीज़ इसका सीटी है। लेकिन जो मेन फोकस है ना वो जा रहा है इस सेंटर वाली वॉच पे। लाइक एक हायरार्की नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, और मेन फोकस यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। लाइक यूज़र की आई सही से स्कैन नहीं हो रही, उसको समझ में नहीं आ रहा अलाइन। अगर ये चीज़ यहाँ पर होती,
फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी टेक्स्ट यहाँ पर ये हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट यहाँ पर होता है CTA भी, अब इस चीज़ का कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है वाई यू पुट दीज एरोस अंडर द CTA, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्पेसिंग डाल देते और ये सारी इमेजेस आप राइट साइड पे मूव कर देते तो थोड़ी स्पेसिंग से डिज़ाइन क्लियर हो जाता। ये चीज़ होती हैं जो आपके डिज़ाइन को ट्रैक करती हैं और बेटर बना सकती है। आपने अपने डिज़ाइन को खुद नोटिस करना है और उस पर फीडबैक लेने हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इस मोबाइल ऐप को आप नोटिस करें कि डिज़ाइनर ने इसमें किस तरह से हायरार्की को यूज़ किया हुआ है। अब सबसे पहले उसने जो टॉप टू बॉटम आई स्कैन करेगी तो सबसे पहले उसने यहाँ पर नेम लिखा हुआ, अपना नेम मेंशन किया हुआ है यूज़र का फोकस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद सेकंड में उसने यहाँ पर कुछ कार्ड्स डाले हैं, यहाँ पर रूम्स की डिटेल्स दी हुई है। एंड थर्ड पे उसने किस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है, उसके अंदर उसने हायरार्की कैसे बिल्ड की हुई है। यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है, हेडिंग के ऊपर यहाँ पर उसने H2 डाला हुआ है या लाइक दूसरी हेडिंग डाली हुई है, और उसके बाद उस जो काम फोकस करवाना चाहता है वो चीज़ उसने इसके नीचे राइट की हुई है, ठीक है। इसी तरह ये नैव बार में हायरार्की आप नोटिस करें, जो चीज़ एक्टिव है ना, जो टैब ओपन है वो चीज़ उसने एक्टिव की हुई है, और जो चीज़ एक्टिव नहीं है, जो टैब्स क्लोज हैं उनको उन्होंने ग्रे किया हुआ है। इस तरह से हायरार्की बिल्ड की हुई है। तो आपने इन डिज़ाइन को, इन प्रिंसिपल्स को नोटिस करना है और अपने डिज़ाइन को इस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपने आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि बैलेंस क्या होता है, आपने अपने डिज़ाइन को बैलेंस किस तरह से करना है, यूज़र की आई डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है आपने स्पेसिंग किस तरह से रखनी है, नेगेटिव स्पेस का किस तरह इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव स्पेस आपने किस तरह से यूज़ कर दिया है। तीसरी चीज़ प्रोपोर्शन, आपने अपने डिज़ाइन को कंसिस्टेंट रखना है, और चौथी चीज़ है हायरार्की, आपने अपने डिज़ाइन में एक हायरार्की बिल्ड करनी है कि ये भाई ये चीज़ जो है ना ये हेडिंग है, और ये चीज़ जो है ये बॉडी टेक्स्ट है, और जिस पे आप मेन फोकस करवाना चाहते हो वो चीज़ आपने पहले यूज़ करनी है, और जो चीज़ आप दूसरे नंबर पे फोकस करवाना चाहते हो वो आपने सेकंड पे रखनी है, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न, यूनिटी, मूवमेंट एंड वैरायटी की, कि ये होते क्या है, पैटर्न क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, और वैरायटी क्या होता है, और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। Thanks for watching. I hope you like this video and don't forget to share with your friends who are interested in learning UX and UI design. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर डिज़ाइंस इन द फेसबुक कम्युनिटी। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी ताकि आपके डिज़ाइंस हम रिव्यू करते रहें और फीडबैक आपको मिलता रहे, और आप भी अपने डिज़ाइन को अट्रैक्ट बनाकर क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकें।